हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले थे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पावर। देखिए, अगर हम पावर के बारे में बात करें तो दो तरीके की पावर हम लोगों ने देखा है। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो तरीके की पावर होते हैं। ठीक है, एक्चुअली पावर क्या, पावर सोर्स ऑफ पावर जो होता है, एक होता है, इससे आप लोग भली बातें परिचित है। ये क्या है, डीसी सोर्स है, डीसी पावर। ठीक है, और एक आता है एसी पावर। ये डीसी है और ये इस टाइप का सोर्स देखेगा तो वो एसी सोर्स होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और ये होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, थोड़ी बहुत सप्लाई की बात करें तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एसी सोर्स आती है। उसका नेचर अगर होगा तो साइनसोइडल नेचर होता है उसका, इस तरीके से। ठीक है, हमारे घर जो करंट आता है वो एसी करंट आता है, एसी सोर्स आता है, एसी वोल्टेज होता है वो। ठीक है, उसका वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट। फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। हमारे घर में जो सोर्स, जो पावर सोर्स आता है, जो लाइट जल रही है, वो एसी सोर्स है। ठीक है, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, एसी वोल्टेज है। वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट होता है, और उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है ना, ये साइकिल है ना, तो उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो साइकिलिंग अगर कर रहा है, साइक्लिक है, तो उसका एक फ्रिक्वेंसी होगी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है कितनी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम कनेक्शन की बात करें तो घर में जो वायरिंग होती है उसका कनेक्शन क्या होता है, सीरीज होता है या पैरेलल होता है। द कनेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, थ्री फेज कनेक्शन होता है हमारे घर में। ठीक है, डोमेस्टिक आपका जो होता है वो थ्री फेज कनेक्शन होता है। कनेक्शन जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज वायरिंग कहीं नहीं की जाती है। सीरीज वायरिंग करने से प्रॉब्लम क्या होती है, कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका खराब होगा तो पूरा का पूरा बिल्डिंग की लाइट चली जाएगी। ठीक है, इसलिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब भी होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो जो मेंटेन रहे, क्या मेंटेन रहे, मतलब जो बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो अच्छे से काम करता है। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप सीरीज दोगे ना तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो लगातार घटता चला जाएगा। पोटेंशियल अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो हमको बराबर का नहीं मिलेगा। मतलब बराबर का नहीं मिलेगा मतलब 220 वोल्ट का नहीं होगा। आप जानते हो कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं, इस रेजिस्टेंस को अगर हम लोड की तरह लें, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मान लीजिए हमने सप्लाई दिया 220 वोल्ट का और यहाँ पे मान लीजिए 0 है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप 220 वोल्ट का नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि करंट अगर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो यहाँ तक जाते जाते क्या होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो लेस देन 220 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपका ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको डिज़ाइन किया गया है कितने पे, 220 वोल्ट पे। तो मेरी बात समझ में आ रही है। कनेक्शन जो होता है वो पैरेलल होता है, जो वायर होता है वो थ्री फेज वायर होता है, एसी करंट होता है 220 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज थी, बेसिक जानकारी थी हमारे पावर सप्लाई के बारे में जो हमारे घर में आती है। ठीक है, आइए हम इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। उसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे कोई पूछता नहीं, बट फिर भी आप नोट कर ले तो अच्छा होगा। अब देखिए, जैसे ये सर्किट है, मान लीजिए इसमें चार्ज फ्लो कर रहा होगा। जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू मान लीजिए क्यू है। क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा, यहाँ का वी होगा, यहाँ का जीरो होगा, यहाँ का जीरो, क्योंकि ये जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो अगर चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है तो एनर्जी कितनी होगी, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। ई इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर याद करिए, एनर्जी के बारे में बात की थी हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, क्यू इंटू में वी। ठीक है, तो अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी हुई, क्यू इंटू में वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो बैटरी का पोटेंशियल है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे पावर की, तो पावर क्या होता है, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज व्हाट, पावर। मतलब डी ई विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल कांस्टेंट, बैटरी का पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। इधर क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर में डी टी। ठीक है, सॉरी, माफ कीजिएगा। एक
इसको इस तरीके से लिखेंगे, डी ई ओवर में डी टी विल बी इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका वी है इंटू में डी क्यू ओवर में डी टी। अब ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिया, बहुत सारे पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये डी ई ओवर में डी टी क्या है, दिस इज व्हाट पावर, पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी, और डी क्यू ओवर में डी टी क्या होता है आई करंट, तो पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू में आई। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है वॉट। ठीक है, और एक यूनिट होता है हार्स पावर 1 HP, 1 HP इक्वल्स टू कितना होता है, कितने वॉट होता है 746 वॉट, 746 वॉट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है वी इंटू में पी इक्वल्स टू वी इंटू में आई। इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या, वी इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है, तो वी इक्वल्स टू आई आर अगर आप लिखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई इंटू में आई विल बी आई स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं देखिए, वी आई इक्वल्स टू क्या होता है वी बाई आर, इसको क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं पावर के। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर। अगर हम बात करेंगे हीट डिसिपेटेड, वैल्यू ऑफ हीट, हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीट इज व्हाट एनर्जी, पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा एनर्जी मिल जाएगा। तो हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी इंटू में आई इंटू में टी, दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी, दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो टोटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे ये फ़ैन है, ठीक है, ये फ़ैन चल रहा है तो वो क्या कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को मतलब कुछ ऐसे डिवाइस में अप्लाई करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये फॉर्मूला ट्रू नहीं होगा, दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट केस। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इन दोज केसेस वेयर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, if a bulb rating is 100 watt and 200 volt, then determine 220 volt, then determine resistance of the filament. Second है current through filament, and third है if bulb operates at 110 volt power supply, then find power consumed by the bulb. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट को क्या पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, रेटिंग कितनी है, रेटिंग कितनी है 100 वॉट, 100 वॉट का मतलब क्या बोल रहा है वो पावर, पावर की वैल्यू कितनी है 100 वॉट। ठीक है, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने अभी देखा था ना, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी बाई वी स्क्वायर अपॉन में पी। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला लेता था ना, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस तो पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में पी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 इंटू में 220 अपॉन में पावर कितना है 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 22 इंटू में 22 कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, शायद 484 होगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, 484 जो होगा दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट, करंट पूछ रहा है, करंट कैसे निकालेंगे, करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए करंट कांस्टेंट हो, सॉरी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और बल्ब को हम चेंज नहीं कर रहे मतलब मटेरियल चेंज नहीं कर रहे, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे मतलब क्या, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है वी बाई आर, खत्म। वी की वैल्यू कितनी है 220, आर कितना है 484,
484 को हम 22 × 22 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करके देखिए कितना हो जाएगा। ये 22, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 5/11 एम्पियर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट पूछ रहा है सी, देन फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। जब पोटेंशियल 110 वोल्ट हो जाएगा तो पावर पूछ रहा है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो पावर हम कितना दे रहे हैं, 110, तो 110 इंटू में 110, आर की वैल्यू कितनी है 22 इंटू में 22। ठीक है, 22 इंटू में 22 इसलिए लिखा है ताकि हमारे कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए, है ना। 484 है, 22 इंटू में 22, तो ये 5 इंटू में 5, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 वॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर। अगर ये बल्ब 110 वोल्ट पे काम करेगा तो उसका जो पावर होगा वो 25 वॉट का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर दूसरा टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन है, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। ये 3 बल्ब हैं, बल्ब का नाम दे दीजिए B1, B2 और B3। B1, B2, B3 3 बल्ब है जिनकी रेटिंग दे रखी है। रेटिंग है 100 वोट टू 20 वोल्ट। इसका B का रेटिंग है, B2 का रेटिंग है 50 वोट टू 20 वोल्ट एंड B3 का रेटिंग है 25 वोट एंड टू 20 वोल्ट। पूछ रहा है अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा चमकेगा, चमका, कौन सबसे ज़्यादा चमकेगा, क्या लग रहा है आपको, क्या कौन चमकेगा सबसे तेज, B1, B2 या B3? गेस करिए, चलिए देखते हैं। ठीक है, चमकने का मतलब क्या, अपने को देखना है क्या, पावर। पावर क्या हो जाएगा V²/R। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी V² पावर। तो V² देखिए, V सबका सेम है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट। ठीक है, मतलब जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पावर कम किसका होगा, मतलब जिसका पावर कम है ना, 25 पावर कम है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो B3 का सबसे ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, रेजिस्टेंस ऑफ B3 विल बी मैक्सिमम। ठीक है, फिर उसके बाद B2 का होगा रेजिस्टेंस, फिर B1 का होगा रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में नहीं, जिसका पावर सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है सबका सेम है। ठीक है, और अपने को पता है P = I²R। अब कुछ लोग बोल सकते हैं सर पावर ये क्यों नहीं ले सकते, ये क्यों लिख रहे हो आप। ठीक है, ये लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है सबके लिए सेम है। ठीक है, पावर की रेटिंग हम लोग करंट के हिसाब से करते हैं। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस आई की वैल्यू देखिए हर जगह क्या है, सेम है, सीरीज में है ना, तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका पावर मैक्सिमम होगा, और जिसका पावर मैक्सिमम होगा वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए कि सबसे तेज चमकेगा B3, फिर B2, फिर B1। जिसका पावर सबसे कम, जिसका पावर रेटिंग है ना, जिसका पावर रेटिंग सबसे कम है, जो रेटेड पावर जिसका वो सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा तेज चमक रहा है। रीज़न क्या है कि अगर पावर रेटिंग कम है तो उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो सबका करंट की वैल्यू सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक अरेंजमेंट है, एक सर्किट ये है, इसमें 3 बल्ब लगे हैं B1, B2 और B3। ठीक है, सेम क्वेश्चन, आइडेंटिकल बल्ब है, जैसा B1 है वैसा ही B2 और वैसा ही B3 है, मतलब सेम कंपनी का, सेम रेटिंग का, सारी चीज़ें क्या है इसकी सेम है, एक जैसा है ना। तीनों तिड़वा भाई हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स। तो पूछ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा तेज चमकेगा। अब तीनों एक जैसे हैं तो सबको एक समान चमकना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या,
ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे करंट आया आई, है ना, करंट आया आई, सर्किट है ना भाई, तो करंट तो आएगा। तो करंट आया आई, अब यहाँ पे अगर करंट जाएगा तो करंट डिवाइड होगा इस पाथ में और इस पाथ में। देखिए इस पाथ में बल्ब एक है, मतलब रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस मैं आर बोलूँ तो ये आर है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, इसका भी रेजिस्टेंस कितना, आर होगा। अब ये सीरीज में है तो यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। आर बात समझ गया, ऊपर वाले में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, नीचे वाले में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे अगर करंट I1 है और यहाँ पे करंट अगर I2 है तो हम बोल सकते हैं कि I1 इज ग्रेटर देन I2, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा है तो पावर की वैल्यू क्या होती है, I² इंटू में R। ठीक है, अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा है, रेजिस्टेंस तीनों का सेम है, देखिए इसका भी सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तीनों का रेजिस्टेंस R है। ठीक है, I², देखिए अगर इसमें करंट ज़्यादा है तो इसका पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, P3 का पावर ज़्यादा होगा, P3 लिख देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो करंट होगा I2 जो होगा वही करंट I2 यहाँ होगा, वही करंट I2 यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ का जो पावर होगा वो कितना होगा, I2² इंटू में R, वही B1 के लिए भी होगा और वही B2 के लिए भी होगा, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, I2 सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, बट अपने को ये पता है कि I1 इज ग्रेटर देन I2, मतलब यहाँ का पावर जो है वो यहाँ की पावर से ज़्यादा है। इसका मतलब जो ब्राइटनेस होगा B3 का मैक्सिमम होगा और B1 और B2 का इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ द ब्राइटनेस, सबसे तेज चमकेगा ये और ये दोनों इक्वली चमकेंगे। आएगा समझ में, नोट करिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक सर्किट है, इसमें बल्ब है B1, B2, B3, B4, B5, B6, 6 बल्ब है। 6 क्या है, आइडेंटिकल बल्ब्स है। इसमें भी सेम पूछ रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस, कौन सा सबसे ज़्यादा तेज चमकेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन चमकेगा। अगर ये सर्किट क्लोज सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो क्या होगा, करंट जाएगा, करंट मान लीजिए गया I, यहाँ से गया I, तो यहाँ पे होगा कितना I। ठीक है, उसके बाद देखिए करंट डिवाइड होगा यहाँ पे और यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे करंट I1 है और यहाँ पे करंट I2 है। ठीक है, तो I2 जब यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा, I2 होगा, है ना, यहाँ पहुँचा I2 होगा। यहाँ पे देखिए इसको सिंगल रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे I1 को 2 रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर सबका रेजिस्टेंस R है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R है, इसका R है, आइडेंटिकल बल्ब है ना, तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, 2R मिल रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, R मिल रहा है। तो मतलब साफ है कि I2 इज ग्रेटर देन I1, I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो I2 गया तो वो यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ डिवाइड होगा, है ना, I2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंगल रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस वाले करंट को अगर मैं इसको नाम देता हूँ I3 और इसको नाम देता हूँ I4, तो ये I4 जो है इसको सिंगल रेजिस्टेंस मिल रहा है, I3 को डबल रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब I3 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और R4 की वैल्यू ज़्यादा होगी R3 से, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, सिंगल रेजिस्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि I4 इज ग्रेटर देन I3। ठीक है, आइए अब इसी बेस पे अपन ब्राइटनेस चेक करते हैं। तो I2 की वैल्यू तो मैक्सिमम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, I1 से भी ज़्यादा है, I3 से भी ज़्यादा है, I4 से भी ज़्यादा है, मतलब I2 इज मैक्सिमम। और I2 करंट किस में जा रहा है, B5 में जा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा, B5 का होगा, वही सबसे ज़्यादा तेज चमकेगा। ये हो जाएगा B5 विल बी चमकिंग सबसे तेज, है ना, विल शाइन मोस्ट। ठीक है, B5 जो होगा वो सबसे तेज चमकेगा। उसके बाद देखिए I1 जो है B5 सबसे तेज चमकेगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे B6 और B1 में अगर चेक करिए तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि I1 जो है
ये देखिए जब I1 डिवाइड हुआ था, I2 और I1 डिवाइड हुए थे, तो ये 2 रेजिस्टेंस की वजह से हुआ था, ये सिंगल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ था। ठीक है, आगे चल के इस करंट को डिवाइड होना है 2 और 3 के लिए, मतलब साफ है कि I1 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, I3 से, और I4 से भी। आ रही बात समझ में? I1 जो होगा वो I3 और I4 दोनों से ज्यादा होगा। ठीक है, तो I1 ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका पावर और इसका पावर सेम होगा। ठीक है, तो B5 इज ग्रेटर देन, उसके बाद B1 और B2 का ब्राइटनेस क्या होगा, सेम होगा, दोनों एक समान चमकेंगे। I3 और I4 में हम लोगों ने रिलेशन देख लिया है, तो I4 इज ग्रेटर, तो मतलब क्या है, B6 ज़्यादा तेज चमकेगा, B6 हो गया। ठीक है, B6 विल बी ग्रेटर देन, बचा क्या, B3 B4, और B3 B4 क्या होंगे, इक्वल होंगे, सीरीज में है ना। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ब्राइटनेस। ठीक है, एक बार फिर से चेक करिए, करंट आई गया, करंट आई जो था वो I1 और I2 में डिवाइड हुआ। I1 के लिए देखिए 2 रेजिस्टेंस मिल रहा है, I2 के लिए सिंगल रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब साफ है कि I2 विल बी ग्रेटर देन I1। तो सबसे ज़्यादा तेज चमकेगा कौन, B5। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए I2 डिवाइड हो रहा है I3 और I4 में। I3 की वैल्यू कम होगी क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है, I4 की वैल्यू ज़्यादा होगी I3 से क्योंकि सिंगल रेजिस्टेंस है, तो I4 विल बी ग्रेटर देन I3। ठीक है, अब बात करते हैं I1 और I3। तो I1 जो है वो 2 रेजिस्टेंस के लिए डिवाइड हुआ था, मतलब I1 जो था वो 2 रेजिस्टेंस के लिए था। I3 जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए I2 से जो करंट डिवाइड हो रहा है वो टोटल कितना है, 3 रेजिस्टेंस के लिए डिवाइड हो रहा है, तो मतलब साफ है कि जो I1 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, I3 और I4 से। ठीक है, तो उसी आधार पर हम लोगों ने ब्राइटनेस देखा। ठीक है, सबसे तेज चमकेगा B5, उसके बाद फिर B1 और B2। ठीक है, करंट के आधार पर, उसके बाद फिर B6, उसके बाद B3 और B4। ठीक है, करंट अगर आप लोगों ने ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो ऊपर कुछ नहीं रखना है। ठीक है, पावर अपने को पता है, P इक्वल टू क्या आता है, आई स्क्वायर इंटू में R। अगर आपने I कैलकुलेट कर लिया तो R सबका सेम है, पावर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, जिसका पावर मैक्सिमम होगा वो सबसे ज़्यादा तेज चमकेगा। आई बात समझ में, नोट करिए। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए सर्किट हमने बना रखा है। ठीक है, इसका EMF की वैल्यू E है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल r है। ठीक है, ये एक रियोस्टेट है, ये साइन जो होता है एक रियोस्टेट का होता है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप लोगों ने क्लास 12 में, अभी तो आपको क्लास 10th में भी आप लोगों ने अगर ओम्स ला कर प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें रियोस्टेट देखा होगा, एक स्लाइडर होगा जिसको मूव करा करके हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये रियोस्टेट बनाने का मतलब ये है कि अपना रेजिस्टेंस ये क्या है, वेरिएबल है। बैटरी के रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, बट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोगों ने रियोस्टेट बोला है वो वेरिएबल है, उसको अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए करंट आई फ्लो किया तो पावर कितना हो जाएगा, पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर, आई स्क्वायर इंटू में आर। तो अगर हम बात करेंगे आई की, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए करंट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना है ई, रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस आर, सॉरी आर प्लस आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, आई। तो पावर की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, अगर हमको मैक्सिमम पावर चाहिए तो अपने को पता है कि मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए तो वैल्यू कितनी आएगी, अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डीपी, वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर या कैपिटल आर, यहाँ पे वेरिएबल आपका कैपिटल आर है तो डीपी ओवर में डी आर, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए इसको। तो
इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ओवर में डी आर। फंक्शन कितना हो जाएगा आपका ई स्क्वायर आर ओवर में आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करिए तो वैल्यू कितनी आएगी, डी पी ओवर में डी आर विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2 एप्सिलॉन स्क्वायर आर अपॉन में आर प्लस आर का होल क्यूब। ठीक है, और फॉर मैक्सिमा डी पी ओवर में डी आर शुड बी इक्वल्स टू 0, तो इसको इक्वल टू 0 करिए तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर आर अपॉन में आर प्लस आर का होल क्यूब शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से ये कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये कॉमन लीजिए यहाँ से, इक्वल टू 0 कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 आर अपॉन में आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये वैल्यू हमने कॉमन ले ली है तो यहाँ से देखिए आर प्लस आर माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से r माइनस आर इज इक्वल्स टू 0 या फिर r इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मैक्सिमम पावर के लिए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी सर्किट में पावर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो जितने भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैं उनकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होनी चाहिए वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके सर्किट में जो पावर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये उसका प्रूफ है। दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। This is known as maximum power transfer theorem. If you want maximum power in any circuit, then the external resistance in that circuit should be equal to the internal resistance of the battery. ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर आपको पावर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो होगी वो बैटरी के रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके सर्किट में पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आई बात समझ में? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर मैक्सिमम पावर। इस x की वैल्यू फाइंड करनी है कि सर्किट में जो पावर हो उसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। देखिए बैटरी का जो रेजिस्टेंस वो कितना है, 3 ओम है। मतलब मैक्सिमम पावर के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 3 ओम के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 ओम तो देखिए यहाँ पे सीरीज में है और 6 ओम और x ओम आपस में क्या है, पैरेलल में। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 2 के बराबर होगा तभी तो ये +1 करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 2। अपने को पता है ये अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 चाहिए अपने को, तो 2 विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू में x अपॉन में 6 प्लस x। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, इधर ले जाइए, 12 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 6x। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो 4x विल बी इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3 ओम। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 ओम होनी चाहिए। अगर ये 3 ओम होगा तो 3 और 6 आपस में पैरेलल होकर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और उस केस में हमको क्या मिलेगा, पावर की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। आई बात समझ में? नोट करिए इसको। देखिए ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने बात किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमने 2 टाइप की बात की थी, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक में तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, और उसमें एक था मिक्स्ड ग्रुपिंग जिसके बारे में मैंने बोला था कि जब हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो वो घड़ी आ गई है
जिसका हमें था इंतजार। ठीक है, देखिए सब आइडेंटिकल सेल्स हैं, सबकी ईएमएफ की वैल्यू ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। सीरीज में जो एडिशन है वो एन तक गया हुआ है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू एन। ठीक है, और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन है वो एम तक गया है, मतलब पैरेलल में 1 2 3 4 5 6 एम तक गया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे एप्सिलॉन या फिर ई इक्विवेलेंट की, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा? एन इंटू में ई। ठीक है, और हमको पता है कि अगर एन इंटू में ई, अगर ई ई ई ई पैरेलल में जुड़ा होता है तो उसका इक्विवेलेंट, अगर आइडेंटिकल सेल है तो उसका इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है? ई होती है। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में इस चीज़ को देख लिया है। ठीक है, तो अगर सीरीज में वैल्यू कितनी आ रही है? एन ई आ रही है, और उसको पैरेलल में एन ई एन ई एन ई एन ई आएगा, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। तो ये जो इक्विवेलेंट आएगा, ईएमएफ इक्विवेलेंट आएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन ई। अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए आर 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 कितनी बार? एन बार। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सीरीज में वैल्यू हो जाएगी एन इंटू में आर। ठीक है, और पैरेलल में क्या है? एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर कितनी बार? एम बार। ठीक है, तो अगर 2 ओम 2 ओम 2 ओम या फिर आर 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 अप टू एन तक जाता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है? आर बाई एन हो जाती है। तो यहाँ पे कितना है? एन आर एन आर एन आर एन आर कितनी बार? एम टाइम्स। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आर इक्विवेलेंट की? एन आर बाई एन। ये वैल्यू हो जाएगी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एम एन आर एंड आर सच दैट the power in the circuit is maximum. The power in the circuit is maximum. मैक्सिमम पावर के लिए एम एन आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो अपने को पता है कि फॉर मैक्सिमम पावर द इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो आर इक्विवेलेंट लिखा है हमें, वो किसका रेजिस्टेंस है? वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। तो रिलेशन क्या होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? एन आर अपॉन में एम, एंड फॉर मैक्सिमम पावर दिस इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर। यही तो रिलेशन है। दिस वुड बी द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम पावर इन द सर्किट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एम एन आर एंड कैपिटल आर फॉर द मैक्सिमम पावर इन द सर्किट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे बेस्ड ग्रुपिंग का एक क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने भी देख लिया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट पता होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, पावर के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। सर्किट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर है ना, उनकी सेंसिटिविटीज़ वगैरह क्या होती है, मीटर ब्रिज क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये टोटली प्रैक्टिकल है, जो आप लोग क्लास 12 में लैब में करोगे ना, वही प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ बोर्ड पे करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस प्रैक्टिकल का, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा देख के आइएगा, है ना। यूट्यूब चैनल्स पे आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। अब मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, हालांकि मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर होकर के आइएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।